नमस्कार विद्यार्थियों, रीट क्रैश कोर्स में आपका सबका स्वागत है। हम आज रीट लेवल 1 परीक्षा 2012 के पर्यावरण अध्ययन का पेपर करने जा रहे हैं। देखो, इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं आपको पहले मूल्यांकन के बारे में मेरी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, जब बालक की उपस्थिति विद्यालय में होती है, तब से लेकर के और अंतिम कक्षा तक बालक का लगातार जो मूल्यांकन होता है, वो जो मूल्यांकन होता रहता है कि बालक ने क्या किया है, उसे मूल्यांकन कहा जाता है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो इसमें जो पहले और दूसरे ऑप्शन है, केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, और तीसरा ऑप्शन है केवल प्रश्न पत्र बनवाना, ये सही नहीं है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार लाना, यानी जो हमको सिखा रहा है या जो सीख रहे हैं उन बच्चों की उपलब्धि जानना, बच्चों ने क्या सीखा है और उसमें फिर सुधार करना। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? देखो, ये बहुत सामने ही आपको दिखाई दे रहा है कि विज्ञान शिक्षण में जो पाठ्य सहगामी है, विज्ञान क्लब होता है। क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री तो हर किसी सब्जेक्ट के साथ में चलती है, हर किसी शिक्षण में काम में आती है। पाठ्य पुस्तक हर विषय के साथ चलती है और श्यामपट्ट का जो प्रयोग है वो हर विषय के साथ किया जाता है। लेकिन विज्ञान शिक्षण में विज्ञान क्लब का होना बहुत अनिवार्य है। पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? देखो, पानी में से अशुद्धि निकालना, दही से मक्खन निकालना और गेहूं से छोटे कंकर निकालना, इस क्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं, यानी एक चीज से दूसरी चीज को अलग करना या पृथक करना। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वो होता है जब दो चीजें आपस में मिल जाती है तो उसे मिश्रण कहते हैं। छानना, छानना जैसे हम लिक्विड को छानते हैं, चाय को हम छानते हैं, चाय को छानते हुए देखा है आपने, और जो भी लिक्विड जो छाना जाता है वो छानने की प्रक्रिया होती है। उदर प्रतिक्रिया क्या होती है? यदि नमक और नौसादर को हम मिला दिया जाए, नमक और नौसादर को यदि हम मिला दें और मिलाने के बाद जब हम उसको गर्म करते हैं तो नौसादर उड़कर के ऊपर जो कीप रखा होता है, कीप के चारों ओर चिपक जाता है। इसे उदरोपातन की क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। नंबर 2, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। देखो, नंबर 1 से समझना शुरू करो। श्रव्य और दृश्य, जिससे सुना भी जाए और जिससे देखा भी जाए, वो सामग्री छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो यह नंबर 1 वाला है जो बिल्कुल सही उत्तर है। अब दूसरे को भी हम समझ ले। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो चार्ट और ग्राफ केवल दृश्य सामग्री है, ना कि श्रव्य सामग्री है। तीसरा, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान अध्ययन में किया जाता है, तो देखो ये गलत है। चार्ट का प्रयोग सब विषयों में किया जा सकता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षण में कुशलता लाने के लिए श्रव्य और दृश्य यानी सुनना और देखना दोनों ही सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षण की वास्तविकता रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को हम क्या कहते हैं? देखो, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व, जब हम कोई चीज का परीक्षण करने जा रहे हैं तो उसकी जब हम वास्तविक रचना कर रहे हैं तो उससे पहले उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। जैसे हम प्रस्तावना शुरू करते हैं और प्रस्तावना से पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं, उसी प्रकार परीक्षण से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पायलट स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एक नाम दिया हुआ है, फिक्स नाम है कि हम कोई भी परीक्षण करने बैठे तो उससे पहले उसकी जो प्रारंभिक जांच की जाती है उसे हम पायलट स्टडी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओब्लिक देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? तो देखो, गुजरात तो हमारे यहाँ का राज्य है, जो गुजरात ना तो गंगानगर से लग रहा है, ना ही जैसलमेर से लग रहा है, ना ही बीकानेर से लग रहा है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर तीनों जिलों से नहीं लग रहा है। हरियाणा भी जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर तीनों जिलों से नहीं लग रहा है। ये तीनों हमारे राज्य हैं हमारे देश के। लेकिन पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा हमारे पश्चिमी राजस्थान में स्थित जैसलमेर, बीकानेर और
गंगानगर जिलों से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो ये आप सबको विदित है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट वो वैज्ञानिक थे हमारे भारत के जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, तो प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। आपने देखा है मछली है ना, मछली पानी के अंदर रहती है। अगर ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेगी, अगर फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन लेगी तो इसके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, तो ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन नहीं करती है। पुस्तक फुसफुस के द्वारा भी ये श्वसन नहीं करती है, और वायु कोशों के द्वारा भी ये श्वसन नहीं करती है। लेकिन जलीय जीव जो होते हैं वो गलफड़ों के द्वारा, गलफड़े इनके बिल्कुल थ्रोट के पास में होते हैं नीचे की तरफ, तो जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। देखो, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है और नीचे हरा रंग होता है। और सफेद के बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 लाइनें खींची हुई होती है। तो देखो, जो इस कथन का सावधानी पूर्वक अवलोकन करके हमको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है और कौन से गलत है। सबसे पहला है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि केसरिया रंग है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया जामा पहन के राजस्थानी लोग थे, वो युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने जाया करते थे। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। बिल्कुल सही है, सफेद रंग को हम शांति का प्रतीक मानते हैं। सफेद कबूतर, अगर पिछले पुराने जमाने में, प्राचीन समय में, जब सफेद कबूतर को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता था तो वो शांति का प्रतीक होता था। तीसरा है, मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है। देखो, मध्य में जो चक्र है वह शांति और खुशहाली का प्रतीक नहीं है। मध्य में जो चक्र है वो सदैव आगे बढ़ते रहने का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। ये बिल्कुल सही है, हरा रंग शांति एवं खुशहाली का ही प्रतीक है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है उसमें 1, 2 और 4 ये तीनों सत्य हैं, और 3 नंबर का जो कि मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है ये गलत है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, वातावरण के अनुरूप पौधे उन जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? देखो, वातावरण के अनुरूप पौधे और जंतु जो अपने शारीरिक लक्षणों को बदल लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन यानी वातावरण के अनुकूल जो अपने आप को कोई पौधा चेंज कर लेता है तो वो अनुकूलन कहलाता है। जैसे रेगिस्तान में जो भी पौधे पाए जाते हैं, आपने देखा है या तो उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है या एक गूदेदार तने के रूप में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि वहां पानी की बहुत कमी होती है। तो इसे हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वातावरण के अनुरूप पौधे उन जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण को हम अनुकूलन कहते हैं। परजीविता किसे कहते हैं? परजीविता यानी एक पौधे का दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रहना। जैसे अमर बेल है, ये किसी भी पेड़ के साथ में चल देती है और उसी पेड़ को पूरे को अपने आप में समाहित कर लेती है, तो ये परजीविता होती है। अगला होता है रूपांतरण, यानी किसी भी दूसरे उसमें चेंज हो जाना, पौधे का किसी दूसरे रूप में चेंज हो जाना रूपांतरण कहलाता है। इनमें से सभी नहीं होंगे, केवल अनुकूलन जो है वो वातावरण के अनुरूप पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले उनके शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन कहते हैं। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में? हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में केवलादेव के नाम से मशहूर है। किस नाम से? केवलादेव के नाम से। सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। अलवर में सरिस्का है और उदयपुर में सज्जनगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट है। तो ये देखो, सवाई माधोपुर, अलवर और उदयपुर, इन तीनों में सवाई माधोपुर में रणथंभौर है, अलवर में सरिस्का है और उदयपुर में सज्जनगढ़ है। जबकि भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ तीनों जगह टाइगर प्रोजेक्ट का काम चलता है। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? देखो, वायुयान उड़ते हैं, बिल्कुल सही है, वायुयान उड़ते हैं। वायु में भार होता है, बिल्कुल सही है। वायु स्थान घेरती है, ये बिल्कुल सही है। वायु में रंग होता है, ये गलत है। वायु रंगहीन और गंधहीन होती है।
घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है, घड़ी की स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। ना तो वो ऊष्मा ऊर्जा होती है, ना वो प्रकाश ऊर्जा होती है, और ना ही वह विद्युत ऊर्जा होती है। तो घड़ी की स्प्रिंग में जो संग्रहित ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। देखिए डालते हैं ना टंकियों में, पीने के पानी की टंकियों में, उनमें पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं। पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, या पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4 और क्लोरीन का है Cl। ये पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन ये दोनों पानी, पीने के पानी में रोगाणुनाशक है, ये पीने के पानी में डाले जाते हैं। अब देखो इस चित्र को आप सावधानी से देखो, तो ये उपरोक्त यातायात का संकेत का अर्थ है। इसका मतलब क्या है? मुख्य सड़क, सकड़ी पुलिया, रेलवे फाटक या खराब सड़क। देखो इसका अर्थ है खराब सड़क। ये हमको दिख तो ऐसा रहा है जैसे कोई रेलवे फाटक बन के है, लेकिन इस चिन्ह को आप ध्यान से देखें और इसको अपने दिमाग में बैठाएं, ये खराब सड़क का चित्र है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? देखो छोटी माता और रेबीज रोग वायरस के कारण होते हैं, ना कि किसी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या निमेटोड के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, तो इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किससे होता है? हम भोजन करते हैं, हम मुंह में जब एक ग्रास लेते हैं तो उस ग्रास को जब हम पचाते हैं तो वो हमारी भोजन नली में से नहीं होकर के और आमाशय में पहुंचता है, और आमाशय में भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के पश्चात वह भोजन छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत द्वारा इस पचित भोजन में से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, और अनुपयोगी पदार्थ वह दांत में चले जाते हैं, और बाद में वह दांत उन जो बाकी बचा हुआ जो भी अच्छा भोजन होता है, जो भी अच्छी पोषक रस होते हैं, वो बड़ी आंत उसको ग्रहण कर लेती है, और बाकी का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्न आवश्यक तत्व होते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण का मतलब फोटोसिंथेसिस। हम किचन में खाना बनाते हैं गैस पे, लेकिन पौधों में कौन सा अंग है जो खाना बनाता है? देखो पौधों में जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है। उन पर्णहरित की उपस्थिति में पर्णहरित के द्वारा ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। नंबर 1 है ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भोजन बनाती हैं पौधे तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो जो 3 नंबर का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, तो पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के साथ मिलकर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है। तो पौधे भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी निकालते हैं, लेकिन पौधे श्वसन करते समय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखो मानव जमीन का सेल्सियस में सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट में 98.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है 98.5। अगला प्रश्न है हमारा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज। मैंने पहले भी इस प्रश्न को बताया था कि उदयपुर में जावर में खाने हैं, तो उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में जो मिलने वाले खनिज पदार्थ हैं वो हैं जस्ता, शीशा, चांदी एवं तांबा। जो नंबर 1 ऑप्शन है ये सही है। उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज है जस्ता, शीशा, चांदी एवं तांबा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? देखो राजस्थान के केवल बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र में, बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र में पेट्रोलियम निकाला जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी रिफाइनरियां लग रही है, तो बाड़मेर में ही केवल पेट्रोलियम निकाला जाता है। चंद्रग्रहण होता है, कब होता है चंद्रग्रहण? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में
आ जाती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर तब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता और चंद्रमा में कालापन छा जाता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। राष्ट्रीय पशु है मोर, शेर, बाघ या चिंकारा। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो हमारे राष्ट्र भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, मोर है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और चिंकारा है जो हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। अगला प्रश्न है, सूर्य नगरी नाम है जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का। सूर्य नगरी नाम जोधपुर का है, जयपुर का नाम है गुलाबी नगरी और जैसलमेर का नाम है स्वर्ण नगरी। क्या है? जैसलमेर का नाम है स्वर्ण नगरी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि कोई एकल परिवार हो, केवल पेरेंट्स और बच्चे हो, उसमें दहेज लिया जाता हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। दूसरा है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। ये भी कोई दुख वाली बात नहीं है कि एकल परिवार है, वह बच्चों को काम पे रखा जाता है। अगला है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराई है। ये बिल्कुल सही है। दहेज लेना देना और बाल श्रम करवाना, बच्चों से 14 साल से कम उम्र के बच्चों से जो काम करवाया जाता है, ये एक सामाजिक बुराई है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है, जब हम लंबे समय तक तंबाकू को ग्रहण करते हैं, तंबाकू में एक निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि एक नशीला पदार्थ होता है और वो हमारे शरीर को पूरा खराब कर देता है। तो लंबे समय तक जब हम तंबाकू को ग्रहण करते हैं जिसमें निकोटिन पाया जाता है, उससे मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आती है? देखो, जब हम घर बनाते हैं तो सीमेंट भी काम में आता है, लोहा भी काम में आता है, पत्थर भी काम में आता है, लेकिन स्कूटर इसमें काम में नहीं आता। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ऊन प्राप्त होती है। देखो, ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है और याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। भेड़, शेर, ऊंट के बालों से नहीं प्राप्त होती। ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से नहीं प्राप्त होती। ऊंट से तो प्राप्त होती है, हाथी एवं खरगोश के बालों से नहीं मिलती है। गाय, बकरी के बालों से हमको ऊन नहीं मिलती, तो ऊन हमें भेड़, ऊंट और याक के बालों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर कौन कौन से होते हैं? देखो, बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है और चूहा बिल में रहता है। तो इसका जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, पेड़, गुफा एवं बिल, ये इसका उत्तर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरा ये पेपर जो करवाया गया है पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अब मेरे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं आपको अगला पेपर 2000 धन्यवाद विद्यार्थियों। अब अगली क्लास में हम हिंदी का अगला पेपर आपको 2012 का पेपर करवाएंगे। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क देम इन कमेंट्स। थैंक यू।